औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज के इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में लेक्चर में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, पार्टिसिपेंट्स को लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसा कि हम सबको पता है कि वकला के सीखने के लिए लाहौर बार एसोसिएशन ने इस साल बहुत बोल्ड स्टेप लिया और सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग्स जो है उसका इनेकाद किया। तो इसी सिलसिले की कड़ी आज का ये ट्रेनिंग सेमिनार है, ट्रेनिंग वर्कशॉप है, जो कि मॉडल टाउन कोर्स लाहौर में इनेकाद पजीर हो रही है। तो यकीनी तौर पे इसमें जो है हमारे लॉयर्स, ख़ुसूसी तौर पे जो यंग लॉयर्स हैं, उनको बेशुमार चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि इसमें हमारे सीनियर वकला जो है जिनका 10-10, 15-15, 20-20, 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपने टॉपिक के ऊपर अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। शायर कहता है वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने ने। तो वो किताबों से हम नहीं सीख सकते जो कि हमें जो सीनियर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस मुख्तसर से टाइम के अंदर जो है हमारे साथ जो वो शेयर करते हैं। तो समझे कि उनका 15 साल का, 25 साल का एक्सपीरियंस जो है हम 10, 15, 20, 30 मिनट में जो है उनसे ले लेते हैं। और अगर हम इसके ऊपर अमल करते हुए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें तो यकीनी तौर पे हमें जो है अपनी फील्ड में कामयाबी मिलेगी। तो हमारे प्रेजेंटर्स, हमारे लेक्चरर्स यहाँ पे मौजूद हैं और हम वेलकम कहते हैं यहाँ पे। जनाब हमारे पास मौजूद हैं जनाब मोहतरम नसला स्तार पाशा साहब, बड़े ही लर्नड कॉर्सन है, लीजेंड हमारे भाई हैं। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और फिर इसके बाद जो है ताहर परवेज़ मलिक साहब हैं, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, बड़ा वर्क है लॉ के ऊपर इनका, वो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। और मिर्ज़ा शाहद महमूद बेग साहब, ये 3 जो लेक्चरर्स हैं ये आज अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ जो वो शेयर करेंगे। प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद ज़ुबैर को। मोहम्मद ज़ुबैर साहब आएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। और ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा जनाब वारिस भुट्टा साहब एडवोकेट के वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को महसूस फरमाएँ। वारिस भुट्टा साहब। सल्लल्लाहु अलैका या
जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुबहानल्लाह। वारिस भुट्टा साहब, खूबसूरत आवाज़। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत। और मैं गुजारिश करूं कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है, इसमें हमारे जो लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर अतीक अहमद ख़ान साहब, हम उनको भी यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। इनका मेन रोल है कि ये सीरीज़ ऑफ जो लेक्चर्स कंडक्ट किए जा रहे हैं इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लाहौर बार एसोसिएशन, फर्स्ट टाइम कि ऐसा जो है वो लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको क्रेडिट जाता है कि अल्लाह ताला ने इनको इस्तकामत दी और ये नॉलेज जो है दूसरे दोस्तों तक पहुंचाने का वसीला बने। और मैं राना अमजद अली ख़ान, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी, इनके साथ साथ आस्ता आस्ता चलते चलते आज हमारा टेन्योर भी जो है वो ख़त्म होने वाला है जी, थोड़े से दिन रह गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट कैबिनेट भी इसको जो है वो कंटिन्यू करेगी और ये सिलसिला जो है वो आगे चलता चला जाएगा। और इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बड़े बड़े प्यारे दोस्त हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे, FIR के ऊपर जो है वो लेक्चर डिलीवर करेंगे। और इसके बाद जो है मिर्ज़ा शाहद महमूद बेग साहब हैं, बेल के ऊपर, रिमांड के ऊपर कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे। और तीसरा जो लेक्चर है ताहिर परवेज़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनका लेक्चर बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। तो मतलब लर्निंग के हवाले से हाउ टू लर्न, हाउ टू अर्न। और लर्निंग आई थिंक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। जैसा हम सीखते चले जाते हैं तो अर्निंग उसी तरीके से। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत जो है वो एक चीज़ तैयार की हुई है, स्पेशल लेक्चर है वो एंड में, जो कि वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है मतलब इस हवाले से भी, तो इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगे। तो बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी, दोस्त भी है, हमारे सीनियर भी हैं और इनसे बड़ा सीखने को हमें मिलता है। और लॉ के हवाले से इनकी बड़ी ग्रिप है। FIR के ऊपर हमें लेक्चर देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्लैपिंग के साथ जो है वेलकम कीजिएगा जनाब नसरुल्लाह सत्तार पाशा साहब। नसरुल्लाह सत्तार पाशा साहब हमारे हमशायर भी हैं और खुशकिस्मती है हमारी यहाँ पे मॉडल टाउन कोर्स की कि जनाब यहाँ पे इन्होंने आज हमें जो है वो टाइम दिया है और हमें सीखने का इनसे जो है मौका मिला है। एक दफ़ा फिर क्लैपिंग कर सकते हैं नसरुल्लाह सत्तार। और ये भी गुजारिश कर दूँ कि जितने भी हमारे साथ प्रेजेंटर दोस्त आ रहे हैं, किसी को बाहर की तरफ से कोई चीज़ पे नहीं की जा रही। होता है ना बाज़ का को पे, तो वॉलंटरीली जो है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी जो है ये लोग हमें टाइम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम कीजिएगा तीसरी बार जो है नसरुल्लाह सत्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब प्रोफेसर अतीक ख़ान साहब का और स्पेशली कैबिनेट लाहौर बार एसोसिएशन का और जनाब राना अमजद साहब का और मेरे लर्नड ब्रदर गेस्ट स्पीकर जनाब ताहिर परवेज़ साहब का और प्रोफेसर मिर्ज़ा बेग साहब भी अभी तशरीफ़ नहीं लाए, तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने लाहौर बार के इस फोरम पर मुझे थोड़ा सा नॉलेज जो मेरे पास है बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ डिलीवर करने का मौका फ़राहम किया है। मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा कैबिनेट है, स्पेशली प्रोफेसर अतीक साहब जो लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं, इनकी जो बहुत अच्छी कावश है, जो हमारे यंग ब्रदर्स हैं, लर्नर ब्रदर्स हैं, इनकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोफेसर साहब की जो इस फील्ड के अंदर अपना ये हिस्सा पॉजिटिवली डाल रहे हैं। और ये मैं जो आने वाली कैबिनेट है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो शुरू किया है प्रोफेसर साहब ने, नेक काम शुरू किया है ट्रेनिंग का, हमारे जो फ्रेश दोस्त आते हैं लॉ के अंदर,
ताकि जो सीनियर दोस्त हैं, जो प्रैक्टिकल अप्रोच वाले दोस्त हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उनसे, ताकि वो जल्दी जो है ये बार की दौड़ है, ये जो प्रोफेशनल दौड़ है उसमें शामिल हों और अपने मामलात को आगे वो चला सकें। थैंक यू वेरी मच सर। आज मुझे जो प्रोफेसर साहब ने दोस्तों से नॉलेज शेयर करने के लिए यहाँ पे बुलाया है, इंशाल्लाह मैं इस पे जो FIR है सेक्शन 154 CRPC, सेक्शन 155, सेक्शन 156, 7, 8, 9, इसको हम CRPC के इन सेक्शंस को मैं रिवाइज़ करूँगा। इसके बाद सेक्शन 22A सब सेक्शन 6 जो है जस्टिस ऑफ पीस की, जिसमें पावर्स हैं, उससे रेलिवेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और प्रैक्टिकली ये जो सारा प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट तक इसका जो मामलात हैं वो सारे इसके अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर इस अपने टॉपिक को क्लियर कर दूँगा। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो आप मुझे रोक सकते हैं कि ज़रा स्पीड कम कर लें। थैंक यू वेरी मच जी। FIR क्या है? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो किसी वकूए की बाबत, किसी भी अक्रंस की बाबत हम जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसके अंदर हम गुजारते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली एक SRO जारी किया है IG पंजाब साहब ने, उसमें किसी भी अक्रंस की एप्लीकेशन आप किसी भी थाने के अंदर मूव कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सारा सिलसिला कार ऑनलाइन हो गया है तो वो ऑनलाइन कंप्लेंट स्लिप देते हैं, वो आगे फर्दर आगे उसका सारा प्रोसीजर है। जब भी कोई अक्रंस होगा सबसे पहले हम 15 पे कॉल करते हैं या थाने के अंदर हाज़िर होकर हम एक एप्लीकेशन उसको रिटन फॉर्म में देते हैं। सेक्शन 154 की ये रिक्वायरमेंट है, जब भी कोई अक्रंस हो उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग करें तमाम। उसके बाद सिग्नेचर्स जो एप्लीकेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, उसके सिग्नेचर उसके ऊपर हों और उसके बाद वो उसको कंसर्न जो थाना है उसके अंदर उसको अपनी एप्लीकेशन को प्रेजेंट करता है। वो जो एप्लीकेशन है बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत नेसेसरी हैं जो कि उस जो आप एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कानूनी तौर पर उसको मजबूत कर सकती है। सबसे पहले तो जो कोई इन्फॉर्मेंट है उसका नाम है, उसकी वल्दियत है, उसका पता है, CNIC नंबर है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका कंप्लेनेंट होना चाहिए, कोई उसका इन्फॉर्मेंट होना चाहिए। सेकंड, उस जिस थाने की हदूद के अंदर ये वो अक्रंस टुक प्लेस हुआ है, वो वकूआ हुआ है, आप उस थाने की वो लिखेंगे कि ये फ़लाँ जगह पर ये वकूआ हुआ है, जिससे थाने की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो डिटरमिन होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई उसके अंदर जो वक़्त है, जिस वक़्त वो वकूआ हुआ है, वो वक़्त आप उसके अंदर मेंशन करते हैं, वो तारीख़ उसके अंदर आप मेंशन करते हैं कि इस वक़्त ये जुर्म जो है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये हुआ है, ये उसकी तारीख़ और ये उसका वक़्त है। सबसे और वेरी नेक्स्ट चीज़ ये है कि वो जो जिसकी बाबत आप एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, कम से कम उसके अंदर आप विटनेस ज़रूर डालें, 2 विटनेस उसके अंदर डालें। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, उसके वो जो एप्लीकेशन के कंटेंट्स हैं, उसके कंटेंट्स से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होना चाहिए। ऑफेंस 2 किस्म के हैं, कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है। CRPC ने इसको डिफ़ाइन किया कि कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, वो इसके अंदर पूरा एक शेड्यूल है। अब अगर एप्लीकेशन के कंटेंट्स से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो SHO अंडर सेक्शन 154 जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक प्रेस्क्राइब फॉर्मा दिया है उसको, जिसके अंदर FIR वो रिकॉर्ड करते हैं, उसके अंदर उस तमाम एप्लीकेशन को जो उसके कंटेंट्स है उसको डिटो कॉपी उधर करेगा। उसके अंदर वो कोई एक चीज़ की एडिशन भी नहीं कर सकता और कोई डिलीशन भी नहीं कर सकता अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है। तो 154 के तहत वो कंसर्न बुक के अंदर उसकी एंट्री करेगा। अब 154 जो है, जो चैप्टर 5 है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, इसके अंदर सेक्शन 154 जो है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, 154 के तहत SHO ड्यूटी बाउंड है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की एप्लीकेशन उसके पास आएगी, उसके ऊपर वो कार्रवाई करते हुए अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा और उसके ऊपर FIR देगा। इन केस अगर कोई एप्लीकेशन SHO साहब के पास जाती है और उस एप्लीकेशन के कंटेंट्स से कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जो जराइम हैं वो उससे मेड आउट नहीं होते, उससे नहीं बनते, तो फिर SHO क्या करेगा? फिर SHO साहब की स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो सेक्शन 155 CRPC,
इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, वो कंसर्न बुक के अंदर उसकी एंट्री करके रपट डाल के अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा। अगर वो कहता है, सिर्फ ये ओरली कहता है कि जी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ना काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, मैं इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसकी ड्यूटी है कि वो कंसर्न उसकी रपट लिखे, उसको कंसर्न बुक के अंदर एंट्री करके अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करे। अगर उसने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं की तो फिर उसके बाद वो सेकंड ऑप्शन है, वो भी हम 22A-22B को हम डिटेल के साथ अभी इसके बाद पढ़ेंगे। 155 CRPC जो है वो इंफॉर्मेशन इन रिलेटिंग टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस होगी। इसके बाद अगर उसके पास SHO साहब के पास कोई एप्लीकेशन आ जाती है, वो अगर चाहता है कि इसको मैंने इंक्वायर करना है या मैंने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो सेक्शन 156 के तहत वो उसके ऊपर सारा जो है उसको इंक्वायर करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। 156 इज़ रेलिवेंट टू इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस। और इसके बाद है, इन केस अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन आ जाती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो मेड आउट होता है, लेकिन वो एप्लीकेशन जो है वो सस्पिशियस है, सस्पेक्टेड है, उसके अंदर कुछ शक व शुबहात है, वो समझता है कि ये एप्लीकेशन तो दे दी है लेकिन ये जो वकूआ है ये साबित नहीं होता या ये वकूआ नहीं होता, तो SHO साहब के पास पावर है, वो अंडर सेक्शन 157 CRPC प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड है, वो उसके ऊपर इंक्वायरी होल्ड करेगा और उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेट उसको करेगा। अगर तो वो समझता है कि 157 में उसकी तसल्ली हो जाती है तो फिर वो 154 की कार्रवाई करेगा या 155 की कार्रवाई करेगा। 154 की कार्रवाई में FIR लॉन्च करेगा, 155 की CRPC की कार्रवाई में वो रपट का अंदराज कंसर्न बुक के अंदर करेगा। इसके बाद अगर वो 157 के तहत इंक्वायरी करता है, वहाँ पर कुछ सस्पिशन है, वो वहाँ पे हालातों वाक़यात मशकूक हैं, तो फिर वो क्या करेगा, फिर उसके पास इख्तियार है कि वो इस लॉ के तहत 157 CRPC के तहत उसने जो इंक्वायरी की है, वो 159 के तहत पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं उनके पास इख्तियार है कि वो जो 157 के तहत उसने रिपोर्ट एक बना के कंसर्न मैजिस्ट्रेट साहब के पास उसने भेजी है। मैजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर जो है उसको देखेंगे, आया कि उसने उस एप्लीकेशन पे जो उसके पास आई है और जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस उस 157 के तहत पुलिस ऑफिसर ने की है, इलाका मैजिस्ट्रेट साहब समझते हैं तो वो समन कर देंगे, अदरवाइज उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अब ये जो चैप्टर 5 है, ये CRPC का, इसने इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट के बारे में 159 तक तमाम जो बेसिक चीज़ें हैं लॉ के अंदर ये डिस्कस कर दी गई हैं। अब एक SHO साहब जो है वो अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करते, अपनी लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज नहीं करती, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है जिसने थाने के अंदर एप्लीकेशन दी है, जो एप्लीकेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो कंप्लेनेंट है, उसके पास क्या रेमेडी है। तो जो एप्लीकेंट है उसके पास जो है एक फर्दर आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेक्शन 22A सब सेक्शन 6 के तहत वो एक पटिशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस मूव करता है जस्टिस ऑफ पीस के पास। अमूमन जो हमारे इधर लाहौर में पावर है एडिशनल सेशन जजेस को जो है उन्होंने दी हुई हैं। ये जो सेक्शन 22A सब सेक्शन 6 है एंड एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस से रेलिवेंट, इसमें जो उसके सारे अख्तियारात हैं वो डायरेक्शन देगा नहीं देगा, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है वो डिस्कस की हुई हैं। अब एक एप्लीकेशन जो थाने में एक दरख्वास्त गुजार ने दी है, अब उस एप्लीकेशन पे FIR नहीं हुई, उसने 22A 22B की पिटीशन फाइल कर दी। अब उस 22A 22B की पिटीशन पे 2 किस्म की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। उसमें जो मेन चीज़ तो वो यही है कि SHO साहब ने जो हमारी उसमें जो आर्गूमेंट्स होते हैं जी, SHO साहब ने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं की, ना तो उसने 154 के तहत कोई कार्रवाई की है, ना 155 के तहत कोई कार्रवाई की है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, लिहाजा इसको डायरेक्ट किया जाए कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR करे और रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR करने के बाद प्रॉपरली जो आगे प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेट करने का वो इन्वेस्टिगेट करके हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करे। अब एक जस्टिस ऑफ पीस जो उसके पास जो पिटीशन जाती है, सबसे पहले उसके ऊपर अगर वो समझता है कि ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, तो वो उसमें डायरेक्शन दे देता है कि इसमें FIR को रजिस्टर्ड किया जाए। अगर वो डायरेक्शन दे देता है कि इसके ऊपर FIR को रजिस्टर्ड किया जाए, तो उसके ऑर्डर्स को लेके जो है हम कंसर्न जो SHO साहब हैं, कोई ज़रिए एप्लीकेशन कोई ऑर्डर्स उनको देते हैं या बाई हैंड देते हैं या थ्रू TCS या थ्रू पोस्ट ऑफिस हम उनको भेजते हैं।
ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये कंसर्न SHO साहब को वसूल हो गए हैं। अगर उसके ऊपर SHO साहब के जो जस्टिस ऑफ पीस ने ऑर्डर्स किए हैं अगर उनके ऊपर कंप्लाइंस नहीं होती तो हम कंप्लाइंस पिटीशन फाइल करते हैं ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पीस के पास कि जो ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पीस आपने फ़लाँ डेट को फ़लाँ ऑर्डर्स किए थे, इन ऑर्डर्स को जनाब SHO साहब जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहे और अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, डिस्चार्ज लाइबिलिटीज़ अपनी नहीं कर रहे, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उससे रेलिवेंट फिर फर्दर ला है 155C पुलिस ऑर्डर एंड रूल्स की हैं, फिर PPC के भी कुछ विलफुल जो है डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर वो एक ज़ाब्ते के अंदर पूरा लॉ मौजूद है। उसके ऊपर अमूमन जो अब मेरी प्रैक्टिस चल रही है 22 से 22B में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर आ गया लाहौर के अंदर, ज़रा आसानी हो गई, FIR हो जाती है। इन केस अगर यहाँ पे भी FIR नहीं होती तो जो जस्टिस ऑफ पीस साहबान है अपनी पूरी कोर्सिव मैयर लेके सैलरी अटैच करके ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद उसको इन पर्सन तलब करके शो पास दे के फिर भी कार्रवाई नहीं होती, CCPO को मैटर रेफ़र कर देते हैं, जी आप इसकी ऑर्डर्स की कोर्ट की कंप्लायंस करवाएं। फिर फर्दर हम उसको हाई कोर्ट के अंदर जो है अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की CP रिट पिटीशन फाइल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करते हैं कि जस्टिस ऑफ पीस साहब ने ये एक डायरेक्शन फरमाई है जनाब कंसर्न SHO साहब को अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहे, ये कंप्लायंस पिटीशन में भी उसके खिलाफ हत्तुल-मकान कर्सिव मैयर्स ली गई हैं, ये ऑर्डर शीट पे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, लेकिन वो फिर भी ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पीस के विलफुल डिसओबीडियंस कर रहा है, ऑर्डर्स की कंप्लायंस नहीं कर रहा। तो काइंडली इन ऑर्डर्स की कंप्लायंस जो है FIR जो है उसकी जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है उसके तहत करवाई जाए। तो उसमें हाई कोर्ट जो है अगर तो वो ऑर्डर्स चैलेंज नहीं हुए तो उसमें FIR हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्शन की जो रिट पिटीशन हम करते हैं अंडर आर्टिकल 199 उसमें हो जाती है। इन केस सम टाइम ऐसे होता है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस उनके पास पिटीशन आती है, वो कहते हैं जी SHO साहब को फ़ौरन DPG साहब को जो उसमें AG साहब होते हैं उनको कि इसमें जनाब आप इनको वेट में रखा है, इस पिटीशन को आप कंसर्न जो SHO है उसके साथ रब्ता करके तो उसका FIR नंबर दें। बाज़ जजेस साहबान की ये डायरेक्शन है कि इस 7 दिन के अंदर जो है इस ऑर्डर को कंप्लाई किया जाए, वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बाज़ दफ़ा फ़ौरन FIR हो जाती है। इन केस के जिस जगह पे फ़ौरन वो जो है FIR की जो है नंबर नहीं दिया जाता, डायरेक्शन कर दी जाती है, तो फिर सम टाइम हमें हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट पिटीशन क्रिमिनल ओरिजिनल में जाना पड़ता है, फिर क्रिमिनल ओरिजिनल में FIRs लॉन्च हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कम मैटर्स हैं, मैंने अपनी 10-15 साल की प्रैक्टिस में अपने उस्तादों के साथ सिर्फ एक ही केस सुप्रीम कोर्ट में जाते देखा है, 5 बहनों की थी, 4 की FIR होगी, 5वीं की नहीं हो रही थी, नीचे से डायरेक्शन भी नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 की होगी तो 5वीं की क्यों नहीं होनी चाहिए, इसको शेर से महरूम किया और जाली रजिस्ट्रियाँ तैयार की हैं। ये तो उस सूरत में है जहाँ पर दरख्वास्त गुजार ने एप्लीकेशन दी है, उसके पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक क्या रेमेडीज़ हैं। अब इसमें एक अग्रीव्ड पर्सन भी इल्ज़ाम लाया है, जो इसके अंदर जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया है, जो इसमें रिस्पोंडेंट है। फर्स्टली तो जो जस्टिस ऑफ पीस के पास ये केस जाता है तो उसके पास भी राइट है कि वो जस्टिस ऑफ पीस के पास भी खुद जाके इन पर्सन या थ्रू काउंसिल जो है उस जस्टिस ऑफ पीस के पास जो पिटीशन रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की पेंडिंग है उसको कंटेस्ट करें, और अगर जस्टिस ऑफ पीस जो है उसकी बात को मान लेते हैं तो जो 22 से 22B की पिटीशन है वो डिसमिस करके डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, FIR नहीं होगी, मामला उधर ख़त्म हो गया। इन केस अगर जस्टिस ऑफ पीस जो है, ये प्रोसीजर मैं दोस्तों को कर रहा हूँ, हम रूटीन में करते हैं, लेकिन मैं मेरे जनाब को बताने का मकसद ये है कि हम ये पूरा थ्रू आउट स्टेप क्या है, इधर अपना नॉलेज फ्रेश कर रहा हूँ। अगर जो अग्रीव्ड है उसने पिटीशन के अंदर बतौर रिस्पोंडेंट हाज़िर होकर अपने आर्गूमेंट्स किए इन पर्सन या थ्रू काउंसिल, और जस्टिस ऑफ पीस ने उसमें डायरेक्शन के ऑर्डर्स कर दिए कि नहीं ये FIR की डायरेक्शन, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, और जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है वो भी सारे हालातों वाक़यात रिस्पोंडेंट के खिलाफ फैसला आ जाता है, डायरेक्शन दे दी जाती है, तो फिर जो मसूल है रिस्पोंडेंट है उसके पास नेक्स्ट जो रेमेडी बचती है वो हाई कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ऑफ पीस के जो वो ऑर्डर्स हैं उनको चैलेंज करता है कि इन ऑर्डर्स को जो जस्टिस ऑफ पीस ने फ़लाँ पिटीशन के अंदर जो है 22 से 22B की पिटीशन में किए हैं, ये सस्पेक्टेड है, ये प्रॉपरली सुना नहीं गया, वो जो हमारी जो पुलिस रिपोर्ट ये है, तमाम जो हम ग्राउंड्स डिटेल के साथ रिकॉर्ड के मुताबिक निकालते हैं, वो हम अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करते हैं। उसमें ऑनरेबल कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सुन के जो है उसको डिसाइड करती है, और बेशुमार केसेस में ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ऑर्डर्स सेटासाइड भी होते हैं और रेट पिटीशंस खारिज भी हो जाती हैं जो हाई कोर्ट के अंदर की, दोनों तरीक़ाकार है। इन केस
अगर ऑनरेबल सिंगल बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने वो पटिशन जो मसूल अलैह था, जो इल्ज़ाम अलैह है, उसको खारिज कर दिया है, उस पटिशन को अगर खारिज कर दिया है तो जो मसूल अलैह है, जो इल्ज़ाम अलैह है, उसके पास अख्तियार है कि वो हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के पास उस सिंगल बेंच के फ़ैसले को इंट्रा कोर्ट अपील के तहत विदिन 15 डेज़ वो चैलेंज करता है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो बेंच है, डिवीज़न बेंच है, वो उस केस को सुनता है। अगर ऑनरेबल डिवीज़न बेंच का जो कोर्ट का जो बेंच है वो ये समझे कि ये जो नीचे जस्टिस ऑफ पीस ने गलत डायरेक्शन दी है और सिंगल बेंच ने भी उसको अपहेल्ड किया है, ये गलत है, तो वो उस फैसले को सेट असाइड कर सकती है। इन केस अगर वो उसको सेट असाइड कर दे तो दैट्स इट। अगर वो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच का फ़ैसला उस जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर को सेट असाइड नहीं करता तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में CPLA फाइल करते हैं। और इन केस अब यहाँ पर ये रेमेडी है कि अगर उस जो सेट असाइड की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 फाइल की है मसूल अलैह ने, उसकी वो मंजूर हो जाती है सिंगल बेंच से या डिवीज़न बेंच से, तो मंजूरी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, वो BLA है। जहाँ पर पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अलाउड होगी, एक्सेप्ट होगी, उस फैसले के ख़िलाफ़ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इंट्रा कोर्ट अपील जो है हाई कोर्ट के अंदर मेंटेनेबल नहीं है, हम नहीं फ़ाइल करते, उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये मैंने तमाम दोस्तों को जो FIR से रेलिवेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो हम रूटीन में बीइंग ए लॉ स्टूडेंट हम रूटीन में सारा ये पढ़ते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं, मैंने कोशिश की है कि इसको 10-15 मिनट के अंदर जनाब के गोशगुजार कर दूं। अब इसके अंदर जो लेटेस्ट लॉ है, अब लेटेस्ट लॉ ये है अब 2020 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू जो SCMR है उसका पेज 2037, उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, ये जो मैंने जनाब के सामने चीज़ें डिस्कस की हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, सस्पिशन है, इंक्वायरी है, मैजिस्ट्रेट साहब को आगे सारी रिपोर्ट को सेंड करना है, 22 से 22B में जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स हैं, और आगे यहाँ तक ये और भी चीज़ें इसमें डिस्कस हैं। लेकिन जो मेरे केस से रेलिवेंट जो मैंने अभी आपके गोशगुजार किया है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की हुई हैं कि जस्टिस ऑफ पीस कहाँ पर डायरेक्शन दे सकता है, कहाँ पर नहीं डायरेक्शन दे सकता। ये तमाम चीज़ें जो लेटेस्ट व्यू है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2020 SCMR पेज 2037 के अंदर दिया गया है। अब ये एक चीज़ और ज़हन में आती है कि एक एप्लीकेशन गई है थाने में एक वकूए से बाबत, उसके ऊपर FIR हो गई है। अब बेनज़ीर भुट्टो के केस में सेकंड FIR का और कुछ केसेस में थर्ड FIR का भी कंसेप्ट था कि कुछ अकरेंस की बाबत एक वकूआ हुआ है, उसके अंदर जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन थी उसने दे दी है। अगर उसके अंदर कोई क्रॉस वर्शन आते हैं, वो कहते हैं सेकंड FIR की जाए, थर्ड FIR की जाए, फोर्थ FIR की जाए। ये भी सूरत हाल, क्योंकि ये जो लॉ है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये एक साइंस ऑफ लॉ है। तो अब एक एप्लीकेशन जाती है, तो दो पार्टियों की लड़ाई होती है। एक एप्लीकेशन जाती है जिसने फ़लाँ शख्स की जो है वो हड्डी तोड़ दी है, दूसरी देती है जी इसने भी जनाब वाला ये अग्रेसर था जनाब, इसने भी जो है मेरी भी हड्डी तोड़ दी है। तीसरा एप्लीकेशन लेके जाता है जी मैं इनको छुड़वा रहा था, इन्होंने जी मेरा सर भी फाड़ दिया। चौथा एप्लीकेशन देने जा रहा था जी मैं इन तीनों की सुलह करवाने के लिए गया तो इन्होंने मेरी भी पिटाई कर दी है और जनाब मेरी भी हड्डी टूट गई है। एक पांचवा शख्स जाता है जी इन्होंने ये पंचायत के लिए आए थे तो उधर इन्होंने भी मेरे इतने बंदे ज़ख्मी कर दिए हैं। अब अकरेंस जो है ये मैं एक सेम अकरेंस की कंटिन्यूएंस की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एक अकरेंस की बाबत 5 बंदे इंजर्ड भी हो गए हैं और एक ही अकरेंस में ये सारा कुछ हो गया। अब किसकी FIR दर्ज की जाए? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की जजमेंट जो आई है PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 595 18 की। अब इसके अंदर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टायर बनाकर इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर दिया है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसका टायर है कि एक एप्लीकेशन जाती है, अगर किसी का क्रॉस वर्शन है तो SIR उसमें सेकंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और TIR थर्ड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसी तरह जितने भी उसके अंदर कोई एप्लीकेशन आती हैं तो उनके वो टायर बना के उसके अंदर उनको सारा डिफाइन कर दिया है कि इनको आप इस तरह कलेक्टिव करके तो एक ही केस के अंदर सारी चीज़ों को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ जो है वो साबित हो जाती है वो उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर दिया जाएगा। इन केस किसी का वर्शन साबित नहीं होता
तो उनके क्रॉस वर्शन को या उनकी FIR को डिस्चार्ज करके उसके कंसर्न जो आगे फर्दर प्रोसीजर है कंसर्न मैजिस्ट्रेट साहब के पास है, वो सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन वाला उस साइड पे वो चलेगी। तो ये थी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से रेलिवेंट, FIR से रेलिवेंट बेसिक नॉलेज, छोटा छोटा जो मैंने आपको भी डिलीवर किया है विद इन अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन थी कि मैंने को 15 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें इनको कवर करना है। वैसे तो ये जो 154 है इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 घंटे बोला जा सकता है, 155 पे, 156 पे, 7 पे, इसी तरह 159 पे, 22A-22B पे फुल फ्लैज, और जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस हैं, रिट पिटिशंस हम फाइल करते हैं उनके ऊपर भी डिटेल से बोला जा सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक। और जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं ये 2 मैंने इसलिए बताई हैं कि इसके बेशुमार रेलिवेंट मटेरियल मौजूद है, लेकिन ये जजमेंट्स जो हैं ये लेटेस्ट हैं और जो मैंने जनाब को थोड़ा सा नॉलेज डिलीवर किया है ये इससे रेलिवेंट था। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों ने जो है मुझे थोड़े से वक्त में सुना है, और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब प्रोफेसर अतीक खान साहब का और जनाब राना अमजद साहब का कि इन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं एक पब्लिक जो है, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे लर्नर फ्रेंड्स हैं, मैं इनको अपने जो मेरी जो थोड़ा सा नॉलेज है वो मैं डिलीवर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड रिलेटेड टू FIR, क्रॉस वर्शन या वट एवर है तो आप पूछ सकते हैं हमारे स्पीकर से, मौजूद स्पीकर से आप पूछ सकते हैं। सर जब SHO FIR नहीं देता है, डिस्प्ले करता है ऑर्डर, सर आज तक कभी किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं? सर आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये मोमेंट जस्टिस ऑफ पीस साहबान से तो मेरी प्रैक्टिस में से कभी नहीं गुजरी, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस में इस तरह के ये 10-15 साल की प्रैक्टिस में 4-5 ऐसे मामला गुजरे हैं। वो भी कहते हैं FIR आ रही है, बस आप जाएँ काम। जस्टिस असजद जवेद गुराल साहब का एक 2020 का फैसला है, उसके अंदर वो सारी जो लॉ है सारे लॉ को भी डिस्कस किया और प्रॉपर उसमें ये नहीं कहा गया इसने FIR दे दी है तो इसको छोड़ दिया जाए। इसने विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट की है, 155C के तहत FIR हुई है, और जो विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट और जो अदर PPC से रेलिवेंट सारे क्वेश्चन हैं वो भी जो सेक्शंस हैं वो भी उसमें पुट किए गए। वो मेरे पास वो सारी फाइल के अंदर वो सारी इंक्वायरीज लगी हुई हैं, और उसको बता दिया गया कि ये नालायक पुलिस ऑफिसर है, इसको कम से कम 2022 तक जो है इसको किसी भी जगह पर दोबारा जो है डिप्यूट ना किया जाए, इसको अपॉइंट ना किया जाए, और अगर इसको अपॉइंट करना है तो पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट को बताया जाए कि हम इसकी अपॉइंटमेंट दोबारा करने लगे हैं, इसको दोबारा डिप्यूट करने लगे हैं, तो अगर कोर्ट समझे तो फिर इसको दोबारा डिप्यूट किया जाए। और अगर इस तरह की प्रैक्टिस इधर आना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जस्टिस असजद जवेद गुराल साहब की पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ें आई हैं कि वो फ़ाइन भी करते हैं। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब की कोर्ट में ऐसा ही मामला आया था, उसमें उन्होंने SHO साहब को कहा था, वो मामला था सरगोदे का, कि 20,000 रुपया जो है वो फ़ाइन दें। जो पटिशनर है आपने इसको, ये लाहौर हाई कोर्ट में आया है, इसने ये पटिशन फाइल की है और इसका आपने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं की और उसको फ़ाइन तक किया। लेटर ऑन उसने उसको चैलेंज भी किया, लेकिन वो ऑर्डर जो थे वो मेंटेन रहे और CM चलती रही उस केस में, इसलिए कि हमने कॉपी के लिए अप्लाई किया हुआ था। वो कह रहे थे फाइल अब फ़लाँ कोर्ट में पड़ी है, अब फ़लाँ कोर्ट में पड़ी हुई है। कोई और दोस्त क्वेश्चन करना चाहे इससे रेलिवेंट? इसकी कॉपी करनी हमें भी ज़रा। सर मैं प्रोवाइड कर दूँगा सर। आई एम ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मौजूद स्पीकर नसरुल्लाह सत्तार पाशा साहब का। उन्होंने आपको नहायत ही स्मार्ट और थोड़े वक्त में अच्छा लेक्चर डिलीवर किया है FIR से रिलेटेड, क्रॉस वर्शन से रिलेटेड और अदर कनेक्टेड जो सेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड। अब मैं दावत दूंगा अपने अगले मौजूद स्पीकर जो नहायत ही काबिल कदर और काबिल तकलीद वकील हैं, मलक ताहिर परवेज़ साहब। वो आपको आज बताएंगे यंग वकील को सबसे ज़्यादा जो मसला है ना फाइनेंशियल, वो कैसे पेश आता है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है, हाउ टू लर्न, कैसे उसने सीखना है इसी फील्ड में रह के पैसे कमाना, एंड देन हाउ टू अर्न फ्रॉम एडवोकेसी। तो मैं दावत देता हूं ताहिर परवेज़ मलिक साहब को वो डाइस पे आएँ और आपसे मुखातिब हों और इस टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करें। Thank you.